नमस्कार। कभी सोचा है कि जमीन पर गिरा हुआ पानी या फिर गीले कपड़े, इनसे पानी आखिर जाता कहाँ है? क्या वो सच में गायब हो जाता है? हमारे आसपास होने वाली इस आम सी घटना के पीछे ना एक बड़ा ही दिलचस्प विज्ञान छिपा है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो हम सब ने देखा है ना? आंगन में पानी गिरा और थोड़ी देर बाद गायब, जगह एकदम सूखी। या हमारे गीले बाल ही ले लीजिए, जो अपने आप ही सूख जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कमाल की वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर पल, हर सेकंड हमारे चारों तरफ हो रही है। तो असल सवाल यही है, ये पानी जाता कहाँ है? क्या हवा इसे पी जाती है या जमीन इसे सोख लेती है? इन सारे सवालों का जवाब बस एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है वाष्पीकरण, यानी इवापोरेशन। जी हाँ, यही वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पानी के गायब होने के सारे राज खोलती है। तो चलिए जरा और करीब से समझते हैं कि ये वाष्पीकरण आखिर है क्या और काम कैसे करता है। देखिए, वाष्पीकरण की परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड, जैसे पानी, धीरे धीरे गैस या कह लीजिए भाप में बदल जाता है। पर यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, ये प्रोसेस हमेशा लिक्विड की सरफेस यानी सतह पर होता है, और दूसरी, इसके लिए पानी का उबलना मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता रहता है, हर समय। तो सवाल ये है कि क्या वाष्पीकरण की रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी ये बहुत तेज होता है तो कभी बहुत धीमा। और इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं चार मेन फैक्टर्स। अगर हम इन चारों को समझ गए ना, तो हम ये आसानी से बता पाएंगे कि पानी कब जल्दी उड़ेगा और कब धीरे धीरे। और हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तापमान, यानी टेम्परेचर। ये शायद सबसे आसान फैक्टर है समझने के लिए, क्योंकि हम सब रोज इसे महसूस करते हैं। तापमान और वाष्पीकरण का ना सीधा सीधा कनेक्शन है। देखिए, जब तापमान ज्यादा होता है तो पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तेजी से इधर उधर भागते हैं और बस सतह छोड़कर हवा में उड़ जाते हैं। तो सिंपल सा रूल है, ज्यादा गर्मी मतलब तेज वाष्पीकरण और कम गर्मी मतलब धीमा वाष्पीकरण। और इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल, अरे गर्मी के दिनों में सूखते हुए कपड़े। तेज धूप में कपड़े कुछ ही घंटों में कड़क सूख जाते हैं, वहीं सर्दियों में उन्हें सूखने में पूरा दिन लग जाता है, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा, है ना? चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे फैक्टर पर। यह है सतह का क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया। आसान भाषा में कहें तो पानी कितनी बड़ी जगह पर फैला हुआ है। और यकीन मानिए, इसका भी इवेपोरेशन की स्पीड पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यहां भी रूल एकदम सिंपल है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ही तेज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पानी ज्यादा जगह में फैलता है तो उसके ज्यादा पार्टिकल्स एक साथ हवा के कांटेक्ट में आते हैं, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स हवा को छुएंगे उतनी ही तेजी से वो भाप बनकर उड़ेंगे। इसको तो कोई भी ट्राई कर सकता है। एक ग्लास में पानी लीजिए और उतना ही पानी एक प्लेट में फैला दीजिए। प्लेट वाला पानी ग्लास वाले पानी से कहीं ज्यादा जल्दी सूख जाएगा। और हाँ, यही वजह है कि कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला कर डाला जाता है, मोड़कर या इकट्ठा करके नहीं रखा जाता। सिंपल लॉजिक। हमारा तीसरा फैक्टर है हवा की गति, यानी विंड स्पीड। अच्छा, ये तो सबने नोटिस किया होगा कि जिस दिन तेज हवा चल रही हो, उस दिन कपड़े कितनी जल्दी सूख जाते हैं। तो हाँ, हवा का भी इवेपोरेशन की स्पीड पर बहुत बड़ा असर होता है। जब हवा तेज चलती है ना, तो इवेपोरेशन भी तेज हो जाता है। अब सोचिए कैसे। तेज हवा एक तरह से झाड़ू का काम करती है। पानी के सतह के ठीक ऊपर जो नमी वाली हवा मतलब वाटर वेपर जमा हो जाता है, हवा उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है। अब वहां सूखी हवा के लिए जगह बन जाती है और इवेपोरेशन फिर से तेजी से होने लगता है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पंखे के नीचे कपड़े सुखाना। कमरा भले ही गर्म न हो, लेकिन पंखा चला दो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि पंखा वही तेज हवा वाला काम कर रहा है। ये सब हवा की गति का ही तो कमाल है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी फैक्टर पर, आर्द्रता, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, या आम भाषा में कहें तो हवा में नमी। ये वाला फैक्टर ना बाकी तीनों से थोड़ा अलग काम करता है। ह्यूमिडिटी का इवेपोरेशन से उल्टा कनेक्शन है। इसे ऐसे समझिए कि हवा एक स्पंज की तरह है। अगर हवा में पहले से ही बहुत सारी नमी है, मतलब हाई ह्यूमिडिटी है, तो वो स्पंज पहले से ही गीला है। अब उसमें और पानी सोखने की ज्यादा जगह नहीं बची है। बस इसीलिए इवेपोरेशन धीमा हो जाता है।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बरसात का मौसम। याद है ना, बरसात में कपड़े सुखाना कितना मुश्किल होता है। उस समय हवा में नमी इतनी ज्यादा होती है कि कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेते। कभी कभी तो कई कई दिन लग जाते हैं। वजह, क्योंकि हवा का वो स्पंज पहले से ही पानी से लबालब भरा हुआ है। तो अब हम वाष्पीकरण को कंट्रोल करने वाले चारों मेन फैक्टर्स को समझ चुके हैं। अब जरा इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया हमारी रोज की जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं इवैपोरेशन के 4 नियम। पहला, तापमान। दूसरा, सतह का क्षेत्रफल। तीसरा, हवा की गति। और चौथा, आर्द्रता। अगली बार जब कपड़े सुखाने हो तो सोचिएगा जरूर कि उन्हें जल्दी सुखाने के लिए इनमें से कौन-कौन से नियमों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन रुकिए, वाष्पीकरण सिर्फ पानी सुखाने के ही काम नहीं आता। इसका एक और बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट है, और वो है ठंडक पैदा करना। जी हाँ, इवैपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जब पानी भाप बनता है तो उसे एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी वो अपने आसपास की सतह से गर्मी के रूप में खींच लेता है। यही वजह है कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, क्योंकि घड़े की दीवारों से लगातार पानी इवैपोरेट होता रहता है और अंदर के पानी की गर्मी खींचता रहता है। और ये बात हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर ले आती है। जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना आता है ना? तो क्या इसी वजह से पसीना आने पर हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वो पसीना हमारी त्वचा से इवैपोरेट होता है और हमारे शरीर की गर्मी को अपने साथ ले जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। यही तो है विज्ञान का जादू, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी हर पल काम कर रहा है ना? कमाल की बात।